हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया सब। चलो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिजिक्स का लेक्चर और मैथ्स का जो हमारा चल रहा है उसको आप एंजॉय कर रहे होगे, बढ़िया से पढ़ रहे होगे। आज हम लोग हिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और हिस्ट्री जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो हमारा चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि हमारा रिफॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पहला चैप्टर थोड़ा सा पकाव है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कम मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग अलग से एक ओवरव्यू करके देख लेंगे कि क्या हमें उसमें पढ़ना सही रहेगा। मैंने हम लोग आते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जहाँ से हम टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ये देखिए जो मैंने पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आज के लेक्चर्स में जो हम कवर करने वाले हैं, जो पूरा टॉपिक्स, उस टॉपिक का पूरा हाईलाइट मैंने लिख रखा है। इसको आप चाहो तो नोट करो या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो अदर्स और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जो मैं लेक्चर में बोलता जाऊंगा, वो पीपीटी की शक्ल में आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे। आप वहां से भी नोट्स कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना। तो चलो बिना किसी इंतजार के हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न विद्यालय में। और आज के लेक्चर में हम विद्या लेने वाले हैं भाई 19वीं सदी के स्टार्टिंग में क्या चल रहा था। तो देखो हुआ कुछ यूँ था कि 19वीं सदी के स्टार्टिंग में यानी कि 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने अंग्रेज़ी तालीम को ज़रिया तालीम करार दे दिया। यानी कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि आपको अगर एजुकेशन लेना है तो आप अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिया ही ले सकते हैं। जैसे आज के टाइम में भी अगर हायर एजुकेशन हमें लेना है तो हायर एजुकेशन हम अंग्रेज़ी तालीम के जरिए ही ले सकते हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो हम हायर एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में जितनी भी किताबें लिखी है ये सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज का आना काफ़ी ज़रूरी है। वो तो ये शुरुआत हमारा 1835 में ही हो गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये अनाउंसमेंट उसी वक्त कर दिया था। तो इस अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की, यानी कि इसके अगेंस्ट गए, क्योंकि अंग्रेज उस वक्त इतना जुल्म सितम कर रहे थे हिंदुस्तानियों पर, तो लोग उनकी ज़बान को अपनाना नहीं चाहते थे। ये मेन रीज़न था उसको इग्नोर, उसकी अगेंस्ट में जाने का। बट जो पढ़े लिखे लोग थे उस वक्त के दानिशवरों ने ये समझा कि अगर हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है तो अंग्रेज़ों की ज़बान आनी ज़रूरी है, इसलिए इसकी हिमायत भी भरपूर है। इसके सपोर्ट में बहुत से लोग आए, जिसमें हमारा राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम काफ़ी ऊपर आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, डिरेजियो भी है, ठीक है। हम लोग देखेंगे डिटेल चैप्टर में सबके बारे ऐसा ऐसा करके देखेंगे। तो ये सारे ये तो हो गया, इसकी शुरुआत में ये एक बवाल पहले हो चुका था। इसके अलावा समाज में बहुत सी बुराइयां ऑलरेडी फैली हुई थी, जैसे कि मजहबी बुराइयों में हमारा छूत छात, ऊंच नीच। इसके अलावा सती का रस्म है ना, कि किसी औरत का अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसको जब उस हस्बैंड को जलाया जाता था तो इस औरत को भी उसकी चिता में जला दिया जाता था। ये था हमारा सती का रस्म। तो इसके खिलाफ भी बहुत सारे तरीके चलाए गए कि नहीं भाई इसको तो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्टली औरतों के ऊपर ज़्यादती है ना। अब किसी का शादी हो, उसके अगले दिन ही उसका हस्बैंड का इंतकाल हो गया, तो क्या उसकी पूरी ज़िंदगी उसको भी जला दोगे? उसकी तो ज़िंदगी बची, उसको जीने दो। लेकिन नहीं, वहाँ इस तरह के अंधविश्वास थे लोगों में और उसको जला दिया जाता था। इसके अलावा जो औरतें बच जाती थी इस रस्म से कैसे भी करके, तो उनको दूसरी शादी नहीं करनी दी जाती थी, यानी कि बेवाओं को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं थी। तो बेवाओं को दूसरी शादी करने की इजाज़त मिले, उसके लिए कानून बने, इसके लिए भी काफ़ी तहरीकें चलाई गई, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ इसके अगेंस्ट भी, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। औरतों की तालीम और बेवाओं की दूसरी शादी के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। और इन सभी का नतीजा ये हुआ था कि 1836 में सती का रस्म खत्म हो गया था। इसके अलावा विडोज रीमैरिज एक्ट भी हमारा पास हुआ था। कानूनी तौर पर इन सारी चीज़ों पर थप्पा लगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कड़ी सज़ा मिलेगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और देखो ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी पैमाने पर उस वक्त में चल रही थी, तो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ लोगों के ज़रिए ही, मैंने क्या एक लोग सिर्फ आवाज़ लगाए कि भाई अब सती का रस्म करना छोड़ दो, औरतों को तालीम दो, है ना, औरतों की तालीम के लिए, हाँ औरतों की तालीम के हक के लिए भी उस वक्त बहुत आवाज़ बुलंद हुई थी। उनका तालीम का मेयार काफ़ी नीचे, अब भाई समाज में उन्हें उनका हक ही नहीं दिया जा रहा था, तो इसके लिए भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि कोई एक आदमी उठ के बोले और सारे लोग सुन लेंगे, ऐसा होता तो काफ़ी आसान होता, नहीं ना। तो बहुत ही काफ़ी वक्त लगा और हर एक लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाने के, हर एक लोगों के अंदर इस चीज़ की बेदारी पैदा करने के लिए जो सबसे अहम काम, जो सपोर्ट मिला था, वो था उस वक्त के अखबारों का। उस वक्त के पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर्स ने, मैगजीन्स ने अपना भरपूर सपोर्ट दिया इन सारे इस्लाही तहरीक को, कि ताकि सारे जो सोशल जो इलाकाई तहरीकें थे, कि ताकि लोगों के अंदर इसके प्रति
इसके लिए बेदारी पैदा हो, वो समझे कि ये कितना ज़रूरी है और ये समाज से ख़त्म हो और औरतों को उनका हक मिले, बेवाओं की दूसरी शादी हो और लोग अंग्रेज़ी तालीम को भी एक्सेप्ट करें। तो ओवरऑल जो हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग में दिया गया वो ये दिया गया किस तरीके से उस वक्त के अखबारों ने इन सारे तहरीकों को सपोर्ट किया था। तो आइए देखते हैं हम लोग। सारे मैंने अखबार का नाम लिख रखा है, जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं अखबार से रिलेटेड वो मैंने यहाँ लिख रखे। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन पर पीपीटी के फॉर्म में आते रहेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारा आता है इसमें समाचार दर्पण। समाचार दर्पण ये बांग्ला जबान का सबसे पहला न्यूज़पेपर था। लिखो समाचार दर्पण वाज द फर्स्ट बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो कि वीकली पब्लिश्ड होता था, यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन। 23 मई 1818 ईस्वी को इसकी प्रिंटिंग शुरू की गई थी श्रीरामपुर मिशन प्रेस के द्वारा। श्रीरामपुर मिशन प्रेस था, उसके द्वारा 23 मई 1818 ईस्वी को समाचार दर्पण नामी अखबार को प्रिंट किया जाने लगा, ठीक है। ये क्या था भाई, सबसे पहला बंगाली जबान में छपने वाला अखबार था। फिर दूसरे नंबर पर हमारा था संवाद प्रभाकर। संवाद प्रभाकर बंगाली जबान का डेली न्यूज़पेपर था, यानी कि सबसे पहला न्यूज़पेपर था संवाद प्रभाकर जो कि डेली प्रिंट होता था। इसे हमारे प्रिंट करने, इसे शाया करना शुरू किया था 1840 में, यानी 1839 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और इनका मेन मुद्दा वही था भाई कि औरतों की तालीम मिले, उन बेवाओं की दूसरी शादी, अंग्रेजी तालीम को लोग एक्सेप्ट करें। यही सारे मुद्दे जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोल रखा है ना, 2-3 मिनट के इंट्रोडक्शन में जो बोल रखा है वही सारी बातों पर इन सारे अखबार का फोकस था कि किस तरीके से लोगों को इन बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अब एक आदमी घर घर जाके कितना बोलेगा, घर घर जा करके भी इन्होंने मेहनत की थी, बट कितने घर तक पहुंच पाओगे, टाइम भी नहीं है ना उतना। तो अखबारों के जरिए इस काम किया गया। दिन तत्वबोधनी तीसरे नंबर पर आता है जो कि हमारा 1843 ईस्वी में अक्षय कुमार दत्त ने इसको प्रिंट करना शुरू किया था। देन बम्बा बोधनी पत्रिका और ग्राम वार्ता प्रकाशिका, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। इन पर डायरेक्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ भाई बम्बा बोधनी पत्रिका ने किस तरीके से ये जो एक्टिविटीज़ उस वक्त चल रही थी, बेवाओं की दूसरी शादी, सती का रस्म, औरतों की तालीम, इसको किस तरीके से सपोर्ट किया। और ग्राम वार्ता प्रकाशिका के बारे में भी ये आता है। ग्राम वार्ता प्रकाशिका में एक और पॉइंट है इंडिगो रिवोल्ट, यानी कि नील की बगावत, आएंगे उस पर भी अभी। तो बम्बा बोधनी पत्रिका हमारा अगस्त 1863 ईस्वी में प्रिंट होना शुरू हुआ था। उमेश चंद्र दत्त इसके एडिटर थे। उस वक्त एक काफ़ी बेहतरीन स्लोगन चल रहा था कि औरतों को तालीम से आरास्ता करें। एक मिनट मैं देख लेता हूँ अच्छे से ना। हाँ, बड़ी तवज्जो से लड़की की परवरिश करो और उसे इल्म से आरास्ता करो। बड़ी तवज्जो से लड़की की परवरिश करो और उसे इल्म से आरास्ता करो, ये एक स्लोगन था जो उस वक्त बम्बा बोधनी पत्रिका के हेडिंग में शाये होकर आता था। बंगाली और संस्कृत दोनों लैंग्वेज में, बंगाली संस्कृत दोनों लैंग्वेज में ये स्लोगन आता था। ताकि ये स्लोगन इस बात का सबूत है कि उस वक्त किस तरीके से लोगों के अंदर औरतों के लिए तालीमी, मैंने औरतों को तालीम की तरफ ले जाने में उस सुधार आ रहा था समाज में। ये इस बात का प्रतीक है कि बड़ी तवज्जो से लड़की की परवरिश करो और उसे इल्म से आरास्ता करो। किसकी लैंग्वेज में होता था बाबू, एक हमारा संस्कृत लैंग्वेज में और एक हमारा आपका बंगाली लैंग्वेज में। एडिटर थे उमेश चंद्र दत्त। ये पूछता है कि बम्बा बोधनी पत्रिका के एडिटर कौन थे। अब मेन हाइलाइट्स क्या है बम्बा बोधनी पत्रिका के भाई, सबसे पहले ये कि इसने बेवाओं की दूसरी शादी की हक में था, ये उसके हक में प्रोटेस्ट साथ दिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। औरतों को तालीम मिलना चाहिए, औरतों को समाज में उनका दर्जा, उनका हक मिलना चाहिए। ये थे सारे पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स ओवरऑल सारा का सारा वुमेन्स एजुकेशन और विडोज रीमैरिज एक्ट, एंटी सती मूवमेंट, इन सारे चीज़ों के ये सपोर्ट में था। और इससे रिलेटेड ही इस अखबार में आर्टिकल्स प्रिंट होते थे। इस अखबार का मेन मकसद ये था कि भाई ये पता लगाया जाए कि आखिर क्या वजह है कि लोग औरतों को तालीम लेने से रोक रहे हैं, उन्हें तालीम हासिल नहीं करने दे रहे हैं। और पहले तो ये वजह मालूम करना था, फिर इस वजह के बाद उसका सोल्यूशन मालूम करना था। क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं मालूम होगा तो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो पहले ये प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते थे, फिर उसका सोल्यूशन निकालते थे। इससे रिलेटेड इस अखबार में आर्टिकल्स प्रिंट होते थे। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे ही प्रिंट होते थे जिन लोगों का ये मानना था कि भाई औरतों को नहीं मिलनी चाहिए तालीम, और कुछ सपोर्ट में थे उनका भी प्रिंट होता था कि ताकि दोनों के दरमियान जो डिबेट चलेगा, इस बहस व मुबाहसा के जरिए एक कंक्लूजन निकाला जाएगा कि भाई किस तरीके से तालीमी बेदारी पैदा की जाए समाज में कि औरतों को तालीम मिलना चाहिए, कि लोग ये समझे कि भाई बिना औरतों को तालीम याफ्ता किए एक मजबूत समाज का बुनियाद नहीं डाला जा सकता है। अगर सोसाइटी को वाकई में डेवलप करना है तो वुमेन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए और उनको सोसाइटी में उनका जो एक दर्जा है वो मिलना चाहिए।
ये सारा मेन मुद्दा था ब्रह्मबोधिनी पत्रिका का। देन हम लोग आते हैं ग्राम वार्ता प्रकाशिका। ये भी हमारा 1863 ईस्वी में शुरू हुआ। ग्राम वार्ता प्रकाशिका जो है इसका भी स्टार्टिंग का पॉइंट्स वही था। वुमेन्स एजुकेशन जो मैं ब्रह्मबोधिनी पत्रिका में बोल चुका हूँ। वुमेन्स एजुकेशन, विडोज रीमैरिज एक्ट, एंटी सती मूवमेंट यानी कि सती की रस्म को ख़त्म किया जाए, ठीक है। इसके अलावा बाल विवाह भी था एक, हाँ ये तो मैं भूल ही गया बोलना, बाल विवाह भी था। एक कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो इस सारी चीज़ों के खिलाफ भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और काफ़ी हद तक ये प्रोटेस्ट अच्छा खासा चला, काफ़ी सक्सेस भी मिला। अच्छा एक पॉइंट मैं भूल गया इसमें बताने हैं ना, सुन लो कि ये पूरा 60 साल तक चला था ये अखबार, 60 साल तक चला था, देख लो बहुत लंबा टाइम तक ये अखबार चला। 1922 में जाकर के ब्रह्मबोधिनी पत्रिका की प्रिंटिंग रुक गई थी। देन जो हमारा ग्राम वार्ता प्रकाशिका 1863 में शाये होना शुरू हुआ। हरिनाथ मजूमदार इसके हमारे एडिटर थे, इन्होंने इसको प्रिंट करना शुरू किया था। 1863 में जब ये शुरू हुआ था तो ये मंथली न्यूज़पेपर था, यानी कि महीना में सिर्फ एक बार प्रिंट होके आता था। लेकिन 1864 में, एक साल के बाद ही ये 15 दिन अखबार बन गया, यानी कि 15 दिन में एक बार शाये होने लगा। फिर 1871 ईस्वी में ग्राम वार्ता प्रकाशिका वीकली न्यूज़पेपर बन गया, यानी कि हफ्ता में एक दिन शाये होके आता था। जैसे कि हमारा आज का हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो हफ्ते में एक दिन, यानी कि सिर्फ संडे के संडे आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वीकली न्यूज़पेपर। इस तरीके से ये भी हफ्ते में सिर्फ एक दिन आता था। कौन सा दिन प्रिंट होता था ये बुक्स में आपको नहीं दिया गया, बस इतना याद रखना कि ये एक वीकली न्यूज़पेपर कब बना, 1871 में वीकली न्यूज़पेपर बना। 15 दिन न्यूज़पेपर कब बना, 1864 में। इनिशियली ये क्या था भाई, मंथली न्यूज़पेपर था। अब देखो जब इसको जल्दी जल्दी क्यों प्रिंट, पहले महीना में एक बार शाये होता था, अब हफ्ता में एक बार शाये होने लगा। इसका मतलब है कि लोगों के दरमियान इस अखबार के प्रति मोहब्बत बढ़ रही थी, लोग इस अखबार को पसंद कर रहे थे। ये अखबार उस वक्त सच छापता होगा, सच्चाई दिखाता होगा समाज में, तो लोग पसंद कर रहे थे, तभी तो इस अखबार की प्रिंटिंग और बढ़ाई गई ना, ठीक है, ये बात है। और इसमें हमारा ये था कि ग्राम वार्ता प्रकाशिका में नील के बगावत, इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में भी इसमें दिया गया था कि भाई उस वक्त क्या था कि नील की जो खेती थी बहुत ही उरूज पर थी, नील की खेती से बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि नील के किसानों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के साथ उसी किसानों से उनकी ही ज़मीन पर वो उनसे खेती करवाते थे और उनकी ही ज़मीन का उनसे टैक्स वसूलते थे और उनको उनका मुआवजा भी नहीं देते थे। मतलब ज़मीन भी किसान की, खेती भी वो करे और उसको उसका मुआवजा भी कुछ ना मिले, सारा का सारा मुनाफा वो ले आते थे। इसके अलावा अगर किसान मना करते थे खेती करने से तो वो क्या करते थे, उन पर जुल्म सितम करते थे, उनके घरों को जला देते थे, उनके घर की औरतों की इज्जत नीलाम करते थे और किसानों को भी जिंदा जला दिया जाता था। इस हद तक जुल्म किए थे अंग्रेज़ किसानों के ऊपर। तो ये सारे जुल्म को ग्राम वार्ता प्रकाशिका ने प्रिंट करना शुरू किया था आर्टिकल्स के जरिए। उन्होंने इससे रिलेटेड मज़ामीन्स भी लिखना शुरू किए थे अपने अखबार में। तो इंडिगो रिवॉल्ट के प्रति भी इनका एक काफ़ी हाथ रहा है कि लोगों को पता चले कि अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं नील के किसानों के साथ। ये था एक ओवरऑल ग्राम वार्ता प्रकाशिका हमारा हो गया। जो हमने 5 अखबार से अभी तक पढ़े ये हमारे सारे के सारे बंगाली न्यूज़पेपर्स थे। अब ऐसा तो नहीं किसी बंगाली न्यूज़पेपर्स ही होंगे उस वक्त। इसके अलावा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी था जिसने भी ये सारे, उस न्यूज़पेपर में यही सारे काम किए, वुमेन्स एजुकेशन, एंटी सती मूवमेंट, विडोज रीमैरिज एक्ट, बाल विवाह के अगेंस्ट, इन सारे जो पॉइंट्स मैं बोल के आ चुका हूँ डिटेल में, वही सारा बात था। आपको ये पूछेगा कि भाई हिंदू पैट्रियोट का बताओ कि सामाजिक तौर पर किस तरीके से खिदमत किया, जो पॉइंट्स मैं बोल चुका हूँ ब्रह्मबोधिनी और ग्राम वार्ता में, वही हमारा इसमें भी आएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्या आएगा भाई, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ये कब शाये शुरू हुआ, 6 जनवरी 1853 ईस्वी में, 1853 में ये प्रिंट होना शुरू हुआ। ये भी एक वीकली न्यूज़पेपर था। किस दिन, थर्सडे को शुरू होता था। तो तहमीद यानी कि इंट्रोडक्शन बांधने के लिए इतना बहुत है, 2-3 लाइन आप लिख जाए कि हिंदू पैट्रियट एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ये इस टाइम प्रिंट होना शुरू हुआ, हफ्तावार था, थर्सडे को शायद होता है। इसके बाद आप लिखना शुरू करो, जो पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ वही सारे पॉइंट्स है। तेरी इंडिगो रिवॉल्ट्स के रिलेटेड भी इसने आर्टिकल छापना शुरू किया, जो मैं बता चुका हूँ वही सारे, क्योंकि जुल्म तो वही सारे कर रहे थे और उसी सारों को, बस ये फ़र्क था कि ये इंग्लिश में था और बाकी जो हमारा था न्यूज़पेपर ग्राम वार्ता, ब्रह्मबोधिनी, ये सारे बंगाली थे। काम तो एक ही कर रहे थे, न्यूज़पेपर्स का काम तो वही कि समाज में बेदारी लाना, लोगों को हकीकत दिखाना, है ना। अब हमारा देखिए, अब हो गया यहाँ तक हमारा न्यूज़पेपर्स खत्म। देन सिर्फ न्यूज़पेपर्स तो होता नहीं ना, बुक्स भी आता है, ड्रामा उसके जरिए भी बताया जाता है। अब हो गया था कि देखो होता क्या है समाज में, जब इस तरीके होता है ना कि लोग अपनी बुनियादी चीज़ को छोड़ करके नकली चीज़ों की तरफ चले जाते हैं दिखावा करने के लिए। न सिर्फ उनको मकसद है दिखावा करना, जैसे आज के दौर में जो बालों का हेयर स्टाइल चला है, कपड़ों का जो नया फैशन चला है, तो लोग कपड़े पहन नहीं रहे हैं,
पहन भी रहे नहीं भी पहन रहे, वो बात बराबर है ना। तो ये क्या, ये एक दिखावा आ गया, वो दिखा रहे खुद को कि अब वो हम कितना मॉडर्न है। खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में वो एक मजाक बन के रह गए समाज में। वो कपड़ा ऐसा पहन रहे कि वो ना पहने तो भी बराबर है, बाल ऐसा बना के आ रहा है कि बताओ नहीं, कुछ कहना का नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है ना, सारा तो बोलूँगा नहीं अभी मैं यहाँ पर, भी बहुत सारी चीज़ें आप खुद देख ही रहे हैं अपने आसपास सोसाइटी में। तो लोग क्या है कि खुद को मॉडर्न साबित करने के चक्कर में क्या, मैं हाँ भाई मैं बहुत मॉडर्न हूँ, उसके चक्कर में वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि समाज में एक मजाक बन करके रह गए हैं। कुछ इसी तरीके का मंजर था उस वक्त में जब अंग्रेज़ी ज़बान उरूज में थी, जब अंग्रेज़ी तालीम को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो कि बहुत से बंगाली तबका के लोग और भी इसके अलावा जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों की तौर तरीके को अपना करके खुद को बाबू बनाने की कोशिश कर रहे थे ना। अंग्रेज़ों को उस वक्त बाबू कहा जाता था, तो खुद बाबू बनने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या हो रहा, वो अपनी बुनियादी चीज़ जो उनकी थी उसको छोड़ दिया, नकली चीज़ों की तरफ, यानी कि अंग्रेज़ों के जरिए लाए गए तौर तरीक़ों को अपना रहे थे। तो उस तरीके से वो क्या हुआ, वो समाज में एक मजाक का हिस्सा बन गए। अब इसी मजाकिया चीज़ को ना, इसी चीज़ को जो कर रहे थे वो गलत था, तो इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है बहुत ही मजाहिया अंदाज में काली प्रसन्न सिन्हा ने अपनी किताब हुतुम पंचार नक्शा के जरिए। हुतुम पंचार नक्शा एक बुक था जिसको काली प्रसन्न सिन्हा ने लिखा था। हुतुम पंचार नक्शा के माने होता है उल्लू की कहानी। अब इस किताब के ऊपर मैं डिटेल में अलग से बात कर लूँगा ना, इसमें आपका उतना डिटेल में पूछेगा नहीं एग्जाम में, अलग से एक वीडियो में बात कर लेंगे कि क्या बोला है इस किताब के जरिए, क्या स्टोरी थी इस बुक की, वो देख लेंगे कि इसका मीनिंग होता है उल्लू की कहानी। एग्जाम में पूछते हैं भाई हुतुम पंचार नक्शा का मीनिंग क्या है, उल्लू की कहानी। इसके राइटर थे हमारे काली प्रसन्न सिन्हा। कितने पेज की ये बुक थी, 140 पेज की बुक थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बाबू कल्चर, यानी कि जो बंगाली तबका के लोग थे वो बाबू जो बनने की कोशिश कर रहे थे, इसके अलावा और भी जो लोग थे, तो उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था बहुत ही मजाहिया अंदाज में। नाम से ही समझ में आता है ना उल्लू की कहानी, तो एक मजाहिया अंदाज में मजाहिया कहानी उन्होंने बनाई जिसमें उन्होंने उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जो अपनी बुनियादी कल्चर को छोड़ करके अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए कल्चर को अपना रहे थे, जैसा आज भी लोग कर रहे हैं। तो आज भी जो लोग कर रहे हैं तो उनका जिस तरीके से समाज में मजाक बन रहा है मीम्स के जरिए, आजकल मॉडर्न क्या मीम्स के जरिए हो रहा है, तो उस वक्त बुक के जरिए हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद ड्रामा। देखो ड्रामा ना एक बेस्ट वे है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। अगर किसी चीज़ कोई प्रॉब्लम से किसी तरह का समाज में आपको किसी चीज़ के रिलेटेड बेदारी लानी है कि भाई औरतों को तालीम मिलना चाहिए, है ना, बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को ड्रामा के जरिए प्रेजेंट कर सकते हो। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ले लो। इसमें क्या था, वहाँ पर इंडिगो रिवॉल्ट उस वक्त बहुत ही, इंडिगो रिवॉल्ट बहुत रूज पर चला गया था। अंग्रेज़ों ने जब किसानों ने बगावत करनी शुरू की तो अंग्रेज़ों ने अपने जुल्म सितम को और बढ़ा दिया। तो कुछ कैरेक्टर्स लिए गए जो अंग्रेज़ों का रोल निभा रहे थे, कुछ कैरेक्टर्स लिए गए जो गरीब किसानों का रोल निभा रहे थे, और ये दिखाया गया पूरा एक्ट प्ले करके। आप उसको एज अ मूवी कंसिडर कर, जैसे कि आज का मूवी है, उसके मूवी में दिखाया ना जो हो रहे सोसाइटी में बुराइयों, उस बुराइयों को दिखाया जाता है मूवी में कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस के जरिए जो रोल को प्ले करते हैं। उसी तरीके से कुछ एक्टर्स थे जो अंग्रेज़ों का एक रोल निभा रहे, तो वो ये दिखा रहे थे कि किस तरीके से अंग्रेज़ गरीब किसानों पर जुल्म कर रहे थे। ये पूरा एक ड्रामा किया गया था स्टेज पर। ये ड्रामा का ही नाम था नील दर्पण। नील दर्पण एक ड्रामा था और इस ड्रामा को लिखने वाले थे दीनबंधु मित्र। और ये ड्रामा इतना सक्सेस हुआ, इतना कामयाब हुआ कि इस ड्रामा को इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया। और इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले थे माइकल मधुसूदन दत्त। कौन थे बाबू? माइकल मधुसूदन दत्त। दीनबंधु मित्र नील दर्पण को लिखा। क्या था भाई उसमें? इंडिगो रिवॉल्ट्स जो हो रहे थे, नील के किसानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहे थे, उस चीज़ को दिखाया गया था। बुक्स में ही पढ़ो, यही सारी बातें लिखी गई है जो मैंने आपको बताया है। और ये काफ़ी सक्सेस हुआ तो लोगों ने सोचा कि इसको दूसरी ज़बानों में भी दिया जाए, तो माइकल मधुसूदन दत्त ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ मैंने इसे लिखा है इंडिगो रिवॉल्ट। तो इतना सारा हमारा हो गया पॉइंट्स कवर। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं। हाँ देखो, हिंदू पैट्रियट का एडिटर है ये थे हमारे गिरीश चंद्र घोष एंड मधुसूदन रॉय। बस एक पॉइंट्स था, ऐसे तो वो पीपीटी में आ ही जाएगा हमारा। गिरीश चंद्र घोष
इसके हिंदू पैट्रियट के हमारे एडिटर थे। तो ओवरऑल जो आज के लेक्चर हमारा बात करना था वो हम कर चुके हैं। हमने क्या क्या देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ी तालीम को क्या 19वीं सदी के स्टार्टिंग में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में अंग्रेज़ी तालीम को जरिया तालीम करार दिया और इसकी वजह से लोग दो बंटवारे में बढ़ गए, एक वो जो अंग्रेज़ी तालीम को सपोर्ट करे थे और एक वो जो इसके अगेंस्ट में थे। अब ये सपोर्ट और अगेंस्ट में जो लोग थे ये किस तरीके से इनके दरमियान मुठभेड़ हुआ और किस तरीके से अंग्रेज़ी तालीम फाइनली इम्प्लीमेंटेशन में आई, यानी कि अंग्रेज़ी तालीम को लोग मानने लगे। तो ये सारा जो हुआ था इसको हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हमारा उड्स डिस्पैच आता है, हंटर कमीशन आता है ना, वो सारा हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हमने ओवरऑल पूरा न्यूज़पेपर्स के बारे में देखा, किस तरीके से उस वक्त के न्यूज़पेपर्स ने भाई ये सारे काम किए, विडोज रीमैरिज एक्ट, एंटी सती मूवमेंट, बाल विवाह और सती का रस्म हो गया हमारा, और कुछ पॉइंट्स छूटा तो नहीं, जितने सारे बात मैंने बताए हैं यही सारी बातें थी। हमारा पहला लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया भाई कि न्यूज़पेपर्स ने हमारा क्या किरदार था। बम्बोधनी पत्रिका और ये बम्बोधनी और ग्राम वार्ता ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें से सवाल डायरेक्टली 4 नंबर्स के पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और हिंदू पैट्रियट से भी कभी कभी, बहुत रेयर है कि 4 नंबर से पूछता है, लेकिन 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछ लेता। जो मैंने पॉइंट्स कवर किए बस वही आपका आंसर होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। हिस्ट्री में जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना इनफ है, क्योंकि मैं पूरा बुक्स जो 2-3 बुक्स है हिस्ट्री के मेरे पास, सारों को मैं मिला करके एक अच्छी सी कहानी बना कर को आपको सामने प्रेजेंट करूँ। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा, ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब करो, लाल कलर का जो उसको थोड़ा सा लाल कलर को मार कर उसको ग्रे करो, बगल में घंटा आएगा उसको तोड़ करके अपने घर ले जाओ, कहता है कि मैं जब भी लेक्चर डालूंगा नेक्स्ट इसका तो आपके पास वो घंटा बजेगा, आपको पता चलेगा कि मैंने लेक्चर डाल दिया। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।